केमिस्ट्री 1 सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या। देखो ऑलरेडी ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट हमने 11th में किया हुआ है, ये पार्ट इसका थोड़ा सा पार्ट हमने 11th में किया था। वहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, बराबर, इसे पढ़ा था, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेकंड चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का। तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग, सॉल्यूशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से मतलब क्या? देखो सॉल्यूशन मींस है क्या? एक्चुअल में सॉल्यूशन मिक्सचर है, राइट? कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर, बराबर। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब किसका मिक्सचर है? देखो ऐसे दो चीज का मिक्सचर है जो नॉन रिएक्टिंग है, जो रिएक्ट कभी नहीं हो सकते, उसी को हम लोग ट्रू भी बोलते हैं। यहाँ पे दिया है ट्रू या फिर प्योर, प्योर ही बोल सकते हैं, राइट? प्योर। फिर से सुनो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? दो ऐसे चीज का जो रिएक्टिंग नहीं है, जो दो चीज रिएक्ट नहीं कर सकती, इसको हम लोग प्योर भी बोलते हैं, राइट? प्योर चीज रिएक्ट नहीं करता ना, गोल्ड सिल्वर नहीं ना, नहीं रिएक्ट करता। ओके, तो द सबसे क्या है सॉल्यूशन, समझ में आ गया तुमको सॉल्यूशन का डिफाइन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, या फिर बोल सकते हो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। सिंपल, बहुत इजी सा डिफाइन है। समझा सॉल्यूशन क्या है? याद रहेगा ना? समझा क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। बस सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है वो देखते हैं। बट थियोरेटिकल कंटेंट है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, राइट? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है? वैसे सॉल्यूशन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारा सिलेबस में जो टाइप का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले वो है बाइनरी सॉल्यूशन, बराबर। वैसे बीच में वर्ड कहीं पे आएगा, अभी के लिए याद रख लो। जो सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले वो कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। ये भी ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ चीज, राइट? फिर भी एक बार रिकैप मान लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन, कितना कंपोनेंट होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, दो टाइप का कंपोनेंट, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। कुछ एग्जांपल समझाता हूं, बहुत इजी। देखो एज्यूम करो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है पूरा, राइट? और वो जो ग्लास ऑफ वाटर इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, बराबर, 1 स्पून। तो सॉल्ट है पानी के अंदर, बराबर। बताओ पानी, वाटर और सॉल्ट दो चीजें ना, वाटर में तो H2O और दूसरा NaCl, दोनों में से ज्यादा कौन है? पानी ज्यादा रहेगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। कम कौन है? सॉल्यूट। उस कम था कौन? सॉल्ट, NaCl ना, वो सॉल्यूट। सिंपल लॉजिक। एक ऐसा एक सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी प्रेजेंट है वो NaCl। बताओ क्या था हमारे लिए, सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट वो सॉल्वेंट। तो जो हमारा एग्जांपल है, जो वाटर था, वाटर में 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो सॉल्ट हमारे लिए क्या है? एज अ सॉल्यूट, और वाटर क्या है हमारे लिए? सॉल्वेंट। सिंपल, बहुत देखो डिफाइन बहुत इजी है। हमारा फिर भी क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना टाइप का कंपोनेंट है हमारे पास? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या? एक है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? एक ऐसा चीज जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है कि ज्यादा? कम ना, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट ना। सॉल्यूट जो है ये कम प्रेजेंट रहता है कि ज्यादा प्रेजेंट रहता है अमाउंट में? कम ना। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट। कैसा अमाउंट? माइनर मतलब कम। किसके कंपैरिजन में? लेकिन सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट ज्यादा था। पानी के कंपैरिजन में नमक कितना है? कम है ना। तो वही द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। सिंपल, जो मैं बोल रहा हूं वही डिफाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। समझा क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको ही बोलते हैं सॉल्यूट। समझा? अब इसका उल्टा, इसका उल्टा सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट भी कंपोनेंट ही है जो सॉल्यूट के कंपैरिजन में माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है कि मेजर? मेजर, ये ज्यादा आएगा। बस इतना ही फर्क है। डिफाइन फिर से एक बार सुन लो। सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। खत्म। समझा कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। 1 याद है क्या था? सॉल्यूशन का डिफाइन क्या था? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस और नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। एक ही बात है। फिर हम लोग आए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में। दो टाइप का कंपोनेंट बताओ कौन सा है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का डिफाइन बताओ, थोड़ा स्लो बोलो, बोलो क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट in minor amount as compared to that of solvent is called as solute. Solvent का define बोलो। The substance which is present in major amount as compared to that of solute is called as
सॉल्वेंट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी है। क्लासिफिकेशन एक्चुअल में देखा जाए ना, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट भी होता है, बाइनरी, टर्नरी, बराबर। हमारे सिलेबस वैसे बहुत सारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, बट ये सब हमारे सिलेबस में अभी तो नहीं दिया है। जो हमारे सिलेबस में मैं वो सिर्फ वही लिखा हूं मैंने यहाँ पे, बराबर। लेकिन क्लासिफिकेशन और भी बहुत सारा आ सकता है, बराबर। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो सुनो क्या है। मैंने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्टेट समझ में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सोल्यूट का क्या स्टेट है और सॉल्वेंट का क्या स्टेट है, ये दोनों को मिलाया तो बनता है जो सॉल्यूशन, राइट। तो वो सॉल्यूशन को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं किसके बेसिस पे, देखो हमेशा क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेसिस पे होता है, बराबर। तो मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं किसका, पहले बताओ क्लासिफिकेशन हो किसका रहा है, सॉल्यूशन का। किसके बेसिस पे हो रहा है, स्टेट। क्या, स्टेट। किसका स्टेट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट। समझा, क्वेश्चन भी याद कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिंपल, बराबर। बहुत इजी है, देखो याद बात करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। देखो सोल्यूट का एक कॉलम है, सॉल्वेंट का एक कॉलम है, और कुछ एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, बराबर। देखो मैंने सोल्यूट को स्टार्टिंग वाला, जो स्टार्टिंग का 3 कॉम्बिनेशन देखो जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इस पे ध्यान दो, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 कॉम्बिनेशन पे ध्यान से देखेंगे तो ये स्टार्टिंग का जो 3 है ना, इसमें तुम्हारा सोल्यूट जो है वो सेम स्टेट में, देखो सॉलिड 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 लिखा हुआ है, बराबर। मतलब स्टार्टिंग के 3, उसके बाद क्या है, लिक्विड। मतलब ऐसा टोटल 9 कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है ऐसा। इससे कैसे, इससे याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बराबर। पढ़ते हैं अभी, देखो तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा है। मैं सोल्यूशन बनाएगा, बराबर। अलग अलग तरीके से सोल्यूशन बनाएंगे। एक बार मैं सोल्यूट को सॉलिड लेगा, बराबर, और सॉल्वेंट भी सॉलिड लेंगे, समझा। फिर सॉल्यूट को मैं सॉलिड लेगा और सॉल्वेंट लिक्विड, अलग सॉल्यूशन बनेगा कुछ। फिर कोई अलग सॉल्यूशन और बना रहा है, सॉल्यूट सॉलिड ही है लेकिन सॉल्वेंट गैस। तो देखते हैं ना अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन। तो ऐसा देखा जाए तो टोटल 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से तुम्हारा सॉल्यूशन बन सकता है। टोटल 9 अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन बन सकता है। कब, किसके बेस पे अगर क्लासिफाई किया तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, या फिर बोल सकते हो स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर। टोटल 9 कॉम्बिनेशन, देखो पर 9 है ना, बराबर। हाँ, तो देखते हैं फटाफट। देखो इमेजिन करो, पढ़ के नहीं समझ में आएगा, इमेजिन करना पड़ेगा। सोल्यूट मतलब कम अमाउंट, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट। इतना समझ में आया तो क्लियर होगा। इधर इस पे ध्यान, एग्जांपल पे तो ध्यान देना ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए। वो भी नहीं होगा तो भी चलेगा, छोड़ दो वहां पे। इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो ही नहीं, यहाँ पे देखना ही नहीं। तुमको सुनो क्या बना रहे, सोल्यूशन, सोल्यूशन बना रहे। अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। पहला कॉम्बिनेशन है, मैं सोल्यूट को सॉलिड लेता है, सोल्यूट क्या है हमारे लिए, और सॉल्वेंट भी। ये इतना इमेजिन किए क्या, कम अमाउंट में सॉलिड है जो सोल्यूट है, ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड है जो क्या है, ज्यादा अमाउंट मतलब सॉल्वेंट ना। कोई ऐसा बताओ, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसमें ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड होता है और कम अमाउंट में भी सॉलिड होता है। कोई एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ज्यादा भी सॉलिड रहेगा और कम भी सॉलिड रहता है। मतलब दो चीज को मिला के बनेगा ना, दो चीज को मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो कोई ऐसा कुछ सोचो जिसमें ज्यादा अमाउंट में जो रहेगा वो भी सॉलिड है, और जो कम, जैसे मैंने बताया तुमको ग्लास वाटर का बताया ना, वाटर वाला एग्जांपल ये ना, उसमें वाटर कौन से स्टेट पे था, लिक्विड था। जो मैंने सॉल्ट डाला वैसा, समझ में आया, तो बना सॉल्यूशन लिक्विड, समझा ना ऐसा, क्योंकि ज्यादा लिक्विड था इसके लिए ऐसा हुआ। तो अब सोचो ज्यादा सॉलिड है और जो उसमें हम लोग ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे वो जो कम है वो भी क्या है, सॉलिड है। तो ऐसा एक एग्जांपल है एलॉय। एलॉय समझ में आता है, मालूम है, 2 मेटल का मिक्सचर, 2 मेटल ना, मालूम है ना तुमको, जैसे कि ब्रास, ब्रोंज, मालूम है, ये सब एलॉय तो पढ़ा रहेगा ना बचपन में। एलॉय क्या है, एलॉय कैसे बनता है, स्टील भी एक एलॉय है, स्टील भी एलॉय है, समझा ना। वैसे ब्रास, ब्रोंज होता क्या है, एक ज्यादा क्वांटिटी मेटल लेते हैं, उसका प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए कोई दूसरा थोड़ा सा अमाउंट का मेटल उसमें ऐड कर देते हैं। ये जो थोड़ा सा अमाउंट का मेटल ये सॉलिड है, और जो ज्यादा बड़ा मेटल था वो भी हो गया ना सॉलिड। सॉलिड का सॉल्यूशन एलॉय। 2 एग्जांपल याद रख लो, क्या क्या, ब्रास, ब्रोंज, स्टील याद रख सकते हैं, बहुत सारा एलॉय है, बहुत सारा, तुम्हारी मर्जी, समझा। अब नेक्स्ट ना ध्यान दो, अब चेंज, एक सॉल्यूशन, टोटल 9 अलग अलग सॉल्यूशन बनाएंगे। पहला सॉल्यूशन समझ में याद हो गया रहेगा, अगर सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो तुम्हारा जो एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, एलॉय रहेगा। एलॉय में 3 एग्जांपल है, ब्रास, ब्रोंज, स्टील ले लो, और बहुत सारा है, तुम्हारी मर्जी, याद रखना। अब क्या करता है, सोल्यूट जो कम अमाउंट में है उसको मैं सॉलिड ही रखता है, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट है उसको मैं लिक्विड कर देता है, समझा। इमेजिन करो कम अमाउंट में सॉलिड है और ज्यादा अमाउंट में,
हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था वो उसका ही एग्जांपल था, याद है? ग्लास में वाटर था, पानी पानी ज़्यादा अमाउंट में था लिक्विड, और सॉल्ट कम अमाउंट में था। ऐसा ही केस होता है सी वाटर के साथ, बराबर ना? उसमें जो सॉल्टी वाटर कैसा, पानी ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा और उसमें सॉल्ट कम ना, सॉल्ट ऑलरेडी होता है ना, समझा ना? हाँ, समझा सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट समझा अभी तक क्या क्या हुआ है? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड हो गया, सॉलिड सॉलिड में एलॉय, सॉलिड लिक्विड में सी वाटर। अब सॉलिड और गैस, कम अमाउंट में सॉलिड है, ज़्यादा अमाउंट में गैस है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मोक, धुआं। चिमनी वगैरह से जब धुआं निकलता है, कभी तुमने देखा रहेगा, जो चिमनी होता है उसके, नहीं देखा है, जहाँ से धुआं निकलता है बराबर, उसके ऊपर ऐसा कैप रखते हैं, कैसा, जैसे निकलेगा वो कैप में ब्लैक ब्लैक ऐसा डिपॉजिट, काला हो जाता है ना। अगर वो नहीं देखा रहेगा, साइलेंसर तो देखा ही रहेगा तुमने, बराबर ना? कोई भी व्हीकल का साइलेंसर वगैरह रहता है, जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है, जो धुआं निकलेगा वो आजू बाजू वाला सरफेस क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, बराबर ना? कार डिपॉजिट होता है ना वहाँ पे ब्लैक, तो जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या था, वो सॉलिड था, और जो निकल रहा था वो गैस। स्मोक सबसे बेस्ट एग्जांपल, बराबर ना? फॉग, वो भी बराबर ना? हाँ, और एक एग्जांपल है आयोडीन इन एयर, ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला एग्जांपल है। एयर में आयोडीन, आयोडीन इन एयर, बराबर? आयोडीन एक सॉलिड, एयर गैस, एयर ज़्यादा आयोडीन कम, ये भी एक एग्जांपल ना। या एग्जांपल याद रखो, पहला एग्जांपल बोलो क्या था, सॉलिड सॉलिड का एलॉय, बराबर? सॉलिड लिक्विड का सी वाटर, और सॉलिड और गैस का स्मोक। याद रखने के लिए सबसे बेस्ट स्मोक है। एक दूसरा एग्जांपल भी याद रखो, आयोडीन इन एयर, समझा? चलो ये हो गया। अब चेंज करते हैं, अब ध्यान दो। अब जो मेरा कम अमाउंट में है वो लिक्विड है, अब लिक्विड की बात करेंगे। सोल्यूट लिक्विड में है, और जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। नहीं समझ आ रहा है? इधर हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस में आओ, और यहाँ पे एक ही चीज़ को मेंटेन करके रखा है, बराबर? तो लिक्विड और क्या है, सॉलिड। कम अमाउंट में लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है एमालगम। एमालगम मालूम है? एमालगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। पढ़ा रहेगा बचपन में ना, पढ़ा रहेगा ना? ये 7th 8th स्टैंडर्ड में तुमको वो कुछ तो था लेता ना, बिकॉज उसमें लिखते हैं ऐसा, गिव रीजन में रहता था, बराबर? तो वहाँ पे एमालगम के बारे में पढ़ा रहेगा। नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लो। एमालगम मतलब क्या है, ये एक एलॉय ही है, लेकिन इसमें जो हम लोग मेटल ऐड करते वो लिक्विड वाला मेटल है, और लिक्विड का मेटल कौन सा, मर्क्यूरी, समझा ना? मर्क्यूरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड में मेटल मतलब लिक्विड मर्क्यूरी, बराबर? और ज़्यादा क्या लिया, सॉलिड मेटल। अरे मेटल ज़्यादा है, मेटल में मेटल ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन में मेटल कौन से स्टेट में ऐड कर रहा है, लिक्विड ना। तो क्या है सबसे बेस्ट एग्जांपल, एमालगम। एमालगम किसका होता है, मर्क्यूरी का, कोई भी मेटल के साथ। कोई भी मेटल में अगर मैंने मर्क्यूरी ऐड कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमालगम, बराबर? समझा? चलो अब आते हैं हम लोग लिक्विड, और कम अमाउंट में भी लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में भी लिक्विड है। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। कम अमाउंट में भी लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में भी लिक्विड है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर, डायरेक्ट अल्कोहल तो मारते नहीं हैं, थोड़ा अल्कोहल ग्लास में लेते हैं ना, पानी में पानी ज़्यादा होता है, बराबर ना? ये एक एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल है। अल्कोहल इन वाटर बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जूस हो सकता है, जूस वगैरह, जूस, बराबर? अगर डाइल्यूट करना है, समझो एकदम स्ट्रॉन्ग है, बराबर? तुमको डाइल्यूट करना है, पानी में डाल दो, हो गया ना? लिक्विड इन लिक्विड ना। अरे लिक्विड का बहुत सारे एग्जांपल है। नींबू पानी, वो भी एक एग्जांपल है। वो जो लेमन वाटर जो रहता है, लेमन के अंदर लिक्विड ही रहता है ना, और पानी ज़्यादा है लिक्विड, और कम जो निकल रहा है वो भी लिक्विड। बहुत सारे ना, लेमन वाटर भी इसका एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिक्विड और ज़्यादा। देखो अब जो तुम्हारा ज़्यादा क्वांटिटी में वो है गैस, बराबर? अभी तक याद है क्या क्या है, बताओ? फर्स्ट क्या था, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल एलॉय, सॉलिड लिक्विड सी वाटर, सॉलिड गैस, हाँ आयोडीन इन एयर। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, लिक्विड सॉलिड, क्या था, एमालगम, लिक्विड लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, जूस कुछ भी ले लो, लेमन वाटर सबसे बेस्ट है, वो भी हो सकता है। अब देख रहे हैं कम अमाउंट में लिक्विड है और ज़्यादा अमाउंट में गैस है, लिक्विड और गैस। हम लिक्विड गैस का भी एक बेस्ट एग्जांपल है, वैसे तो इधर दिया है, और कुछ एग्जांपल सोच सकते हो तुम लोग, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, तुम्हारी बहुत सारा आ सकता है। लिक्विड कम, ज़्यादा गैस, मॉइस्ट एयर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर वैसे होता है ना, उसमें लिक्विड रहता है ना। अरे ड्यू ड्रॉप्स वगैरह कैसे होता है सुबह, वही ना, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। एयर ज़्यादा, गैस, उसमें मॉइस्चर लिक्विड का क्वांटिटी कम, बराबर ना? मॉइस्चर भी हो सकता है। वैसे जो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट में दिया है वो है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म मालूम है? बताओ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म? हाँ
CHCl3, CHCl3 ना, क्लोरोफॉर्म मालूम है ना। क्लोरोफॉर्म का अगर ढक्कन निकाल के ऐसा रख दिया तो वो उड़ जाता है, एयर में जाता है। एयर में नाइट्रोजन का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, नहीं मालूम है कितना परसेंट, 71 के आसपास ना, 71 72 ऐसे जो भी है बराबर। तो नाइट्रोजन में क्या मिक्स हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म गैस है और वो जिसमें मिक्स हुआ वो भी क्या है, गैस है, गैस इन गैस। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, सॉरी सॉरी, क्लोरोफॉर्म जब निकला तो लिक्विड था ना, मिक्स हुआ तो गैस बना ना, निकला तो लिक्विड था ना, ढक्कन खोल के रखा था। पेट्रोल ले लो, पेट्रोल का ढक्कन खोल के रख दिया, पेट्रोल कैन में लिया, पेट्रोल का ढक्कन खोल के रख दिया, पेट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत सारा होता है। फ्रेगनेंस के लिए जो भी हम अत्तर वगैरह यूज़ करते हो भी ऐसे होता है, उसका ढक्कन खोल के रख दो तुम लोग, खत्म हो जाएगा ना वो, मालूम है ना तुमको, ये मालूम है ना। हाँ वही तो, लिक्विड जब था तो लिक्विड था, जब निकल के गया तो गैस हो गया ना। उसके बाद का नहीं देखना है हमको, पहले क्या था वो देखो, बराबर ना। तो समझ गया, आ गया रहेगा क्या रहेगा, क्या है बताओ। एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। चलो आगे आते हैं, गैस और सॉलिड। गैस कम है, सॉलिड ज्यादा है। इसका बस बेस्ट एग्जांपल है हम लोग जो 11th में रिएक्शन किए, 10th में रिएक्शन किए। हाइड्रोजन जब भी ऐड करना है तुमको, हाइड्रोकार्बन में रानी निकल यूज करते हैं, बराबर ना। रानी निकल मालूम है, एक सॉलिड रहेगा ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आता है और वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो जाके रिएक्शन होता है ना, मालूम है ना तुमको। रानी निकल यूज करते हैं हमेशा। तो अगर कम क्वांटिटी में गैस है, ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड है, तो हम लोग कैटलिस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ पीडी, पैलेडियम भी यूज किया, मालूम है ना। पैलेडियम, प्लैटिनम और रानी निकल लिखा है मैंने, समझ जाओ, समझा। ये सब कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए ये सब कैटलिस्ट लगता है, मालूम है ना तुमको, ठीक है। कम क्वांटिटी में गैस है, ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड। ध्यान दो फिर से, कम क्वांटिटी में गैस और ज्यादा क्वांटिटी में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं, उनको भी ऑक्सीजन लगता है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन है किसके अंदर, पानी के अंदर, वो लिक्विड। पानी ज्यादा कि ऑक्सीजन ज्यादा, पानी ज्यादा, लिक्विड ज्यादा, और गैस कम और लिक्विड, बराबर ना। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बराबर ना। या फिर एक और बहुत बेस्ट है, सोडा, खोला ढक्कन, लिक्विड था ना, लेकिन निकला ऐसा, गैस डिजॉल्व करके रखा है ना अंदर ज्यादा लिक्विड है कि गैस है अंदर। अरे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोई भी कोक भी ले लो, कोक ले लो, कोको कोला ले लो, सोडा ले लो, जैसे ढक्कन खोलते निकलता है ना इफेक्सेंस, वैसा। समझ गया रहेगा तुमको, बराबर ना। याद है अभी तक, याद है ना। एक लास्ट, कम भी गैस है, ज्यादा भी गैस। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एयर। एयर एक ऐसा एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैस है, नॉन है। नाइट्रोजन कोई और गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है क्या, नॉन रिएक्टिंग गैस ना। नॉन एयर में कौन सा है, एयर मिक्सचर ऑफ ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस। समझ गया रहेगा ना। एग्जांपल सिर्फ बताओ, पहला एग्जांपल बताओ क्या था। फर्स्ट एग्जांपल एलॉय, फिर सी वाटर, फिर स्मोक था, उसके बाद एमालगम, फिर अल्कोहल इन वाटर, उसके बाद क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। फिर हमने देखा कि गैस लिक्विड के लिए हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल ले लो। फिर ये तो बहुत इजी है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक याद रखना, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं, एक याद रखने का, बराबर। तुमको याद रखना यार, लेकिन एग्जाम में से एक ही लिखना है। लास्ट में एयर मिक्सचर ऑफ ऑल है। समझ, इजी रहता है, इजी इतना थोड़ी हार्ड था, ये बहुत इजी था। अभी तक सब कुछ याद है। बोलो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर, नहीं हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस और नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, बराबर ना। सोल्यूट मालूम है, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या था, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड एज, बराबर है। आंसर दो जरा इसका। सॉलिड का सोल्यूशन है एलॉय, लिक्विड कम अमाउंट में भी लिक्विड है, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है। अल्कोहल इन वाटर, गैस, एयर मिक्सचर ऑफ ऑल नॉन रिएक्टिव गैसेस। ऐसा मेन याद रखो, ये मेन ऐसा एग्जाम में आता है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, खत्म। ये बहुत बेसिक है, बचपन में पढ़ा है ये सब चीज, बराबर। ये किसको भी आ जाएगा। इधर आओ, ये मेन काम अपना इधर है। वेपर प्रेशर, बराबर। यहाँ से पूरा अपना गेम चालू होता है। यहाँ ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो भी तो ध्यान दो, बहुत ज्यादा। यहाँ से इस पे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है, इस पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बराबर। तो ध्यान दो, जो न्यूमेरिकल रहेगा वो तुम्हारा बेस रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा, वेपर प्रेशर, बराबर। न्यूमेरिकल किसके बेस पे रहेगा, तो इसके लिए वेपर प्रेशर एकदम ध्यान से समझो। चालू करते हैं, ध्यान दो। वेपर प्रेशर समझाने से पहले तुमको एक डायग्राम दिखाता हूं। अगर वो डायग्राम समझा है, पूरा का पूरा वेपर प्रेशर तुमको समझ में आ जाएगा। देखो,
समझो हमारे पास एक बीकर है, बड़ा एक बीकर है, समझो हमारे पास अंदर कोई सॉल्यूशन है, तो हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक बीकर ना हमारे पास, बीकर में कोई समझो कोई अंदर कुछ तो सॉल्यूशन रखा हुआ है मैंने, बड़ा बीकर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके तो हम लोग बात कर रहे थे बीकर में हमने कुछ सॉल्यूशन रखा हुआ है, बराबर, और समझो इसको हमने ढक भी दिया ऊपर से, बराबर, कुछ तो ऊपर रख दिया, समझो सा इसको ढक दिया है, समझो ऐसा। सोचो अगर मैंने इसको ऐसा ढक दिया है तो जो अंदर का जो लिक्विड है थोड़ा सा नीचे हीट करे, चलो हीट नहीं भी किया तो भी ऐसा रख दिया है, बहुत देर तक रख दिया है, तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट तो हो ही गई, इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कराएगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराएगा ना वहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, हीट कर दिया समझो, नीचे से हीट कर दिया तो ये जो लिक्विड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखो हाँ जरूरी नहीं कि हीट करेंगे तो ही गैस में कन्वर्ट होता है। कोई भी बीकर में पानी रखा हुआ है, उसको बंद करके रख दिया है, समझा, तो भी समझो 1-2 घंटे के बाद आओ, आजू बाजू तुमको ड्रॉप दिखेंगे ऐसा ऐसा। बॉटल ही देख लो, 1-2 दिन पानी बॉटल के अंदर बंद करके रख दो आधे बॉटल को, 1-2 दिन बाद तुमको आजू बाजू उसके ऊपर वाले लेवल पे थोड़ा ड्रॉप दिखाई देगा वहाँ पे, मतलब वहाँ पे इवापोरेशन हुआ है, बराबर। तो ज़रूरी नहीं टेम्परेचर चाहिए, इवापोरेशन होता है लेकिन कम होता है बिना टेम्परेचर के, बराबर, कुछ तो इवापोरेट हुआ रहेगा सोल्यूशन, बराबर। अब सोल्यूशन जो है वो कौन से फेज में कन्वर्ट हो गया है, मतलब वेपर भी बोल सकते हो उसको, बराबर ना। कोई भी सब्सटेंस का गैस फेज, ये गैस है ना ऊपर जो है वो गैस ऊपर प्रेशर लगाएगा ऐसा ढक्कन पे, क्योंकि उसको गैस क्या करता है, हमेशा गैस ट्राई करता है ऊपर जाने का ना, गैस बलून नीचे जाता है क्या, ऊपर जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम रहता है ना, इसके लिए हर एक चीज ऊपर जाता है। तो ये जो भी रहेगा समझो यहाँ पे ये वेपर, ये किस पे प्रेशर लगाएगा, ऊपर वाले जो ढक्कन रखा है मैंने वहाँ पे उसे प्रेशर लगाएगा। कौन प्रेशर लगा रहा है, वेपर ना, ये सब्सटेंस का वेपर फेस प्रेशर लगा रहा है। कौन प्रेशर लगा रहा है, वेपर अप्लाई कर रहा है प्रेशर, इसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या पहले मतलब तो समझो, आगे तो पढ़ाई देगा मैं तुमको, समझा। वेपर प्रेशर मतलब क्या है, वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस, समझा। कोई भी सब्सटेंस का गैस फॉर्म जब प्रेशर अप्लाई करेगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, समझा। कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, जरूरी, समझा। देखो समझा मैंने क्या बताया, वेपर प्रेशर बोलो क्या है, वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का गैस फॉर्म, समझा ना। पढ़ो क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फॉर्म ऑफ दिस, और बताया था ना इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए ना ये, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, याद रहेगा। सॉल्यूशन का डिफाइन याद है, बोलो क्या था, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस और नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इसका भी डिफाइन याद कर लो, वाइवा में पूछते हैं सब चीज। देखो ये एक्चुअली में एक नया टॉपिक लिया है मैंने, वेपर प्रेशर, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब मैं यहाँ पे करा दूंगा। इसके लिए नया क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ से नया चालू हुआ है, हर एक ऐसा 4 टॉपिक हमको पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, मतलब बॉइलिंग ये पढ़ना है, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, बराबर, और एक लास्ट में और भी 4 प्रॉपर्टी है, वैसे चारों पढ़ाएंगे तुमको, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक 4 देखो, एक वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, और लास्ट में एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आज मैं वेपर प्रेशर खत्म कर देता हूँ, जरा ध्यान दो। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। बताया वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मालूम है ना, बताओ यहाँ पर इक्विलिब्रियम कौन से 2 स्टेट के बीच में, जो लिक्विड जो बचा है और ऊपर गैस, 2 ही स्टेट है ना वहाँ पे, बराबर ना, सॉलिड थोड़ी है। तो इन दोनों चीज के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो गैस फॉर्म है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऊपर, उसी को तो बोलेंगे वेपर प्रेशर, समझा है, बोलो क्लियर है। तो वेपर प्रेशर का डिफाइन हमको याद हो गया है, बोलो जरा क्या है, स्लो बोलना। वेपर प्रेशर का मतलब, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, समझा। चलो समझा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं तुमको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब पढ़ते हैं कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। कुछ फैक्टर रहेगा ना जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कभी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो क्या फैक्टर है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो सॉल्यूशन है ये 2 चीज से मिलके बना हुआ रहेगा, बोलो कौन सा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, बराबर।
ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, याद नहीं करना है, समझ लो, इतना इजी है बराबर, समझा ही ना अभी तक तो सब कुछ। हाँ, वेपर प्रेशर का डिफाइन भी हमने समझा है। वेपर प्रेशर क्या है? ये गैस फॉर्म ऑफ कोई भी सब्सटेंस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसको भी बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। हाँ, हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट पढ़ते हैं? देखो, तो वेपर प्रेशर को टोटल 3 फैक्टर इफेक्ट करता है। एक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो तुम लोग यूज कर रहे हो, दूसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, और तीसरा है टेम्परेचर। समझा? 3 फैक्टर इफेक्ट करता है। कौन सा है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड टेम्परेचर। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ऐसे ही तुमको याद करा देगा, बहुत ईजी है। देखो, पहली बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, बराबर, इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। देखो, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मालूम है? वोलेटाइल मालूम है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल पेट्रोल एग्जांपल है वोलेटाइल का। ढक्कन खोल के रख दिया बॉटल में, पेट्रोल गायब, मतलब डायरेक्ट गैस फॉर्म में जो निकल जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। जो जल्दी इवोपरेट होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, जो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। इतना तो समझ लो, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं कि जो मेरा जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। क्या है? अच्छा, कैसे वोलेटाइल? सुनो, अगर जो भी मैंने सॉल्वेंट यूज किया, देखो हम बात किसकी हो रही है? एक्चुअल सॉल्यूशन। देखो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है, सॉल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का भी होता है, बराबर। तो अभी मैं तुमको बता रहा हूं कि जो वेपर प्रेशर है उसको इफेक्ट कौन कौन कर सकता है? या तो सॉल्वेंट का नेचर इफेक्ट कर सकता है, या तो सोल्यूट का नेचर इफेक्ट कर सकता है, या तो टेम्परेचर इफेक्ट। तो हम लोग पहली बात किसी कर रही है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करो सिर्फ, बाकी अभी इतना सोचो मत, सिर्फ हम लोग बात करते हैं किसका? सॉल्वेंट। समझो हमने एक ऐसा सॉल्वेंट यूज किया है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट ऐसा यूज किया है जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो 2 मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूल, इंटर समझ में आता है? 2 मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, बराबर ना? अच्छा, एक ऐसा सॉल्वेंट हम लोगों ने यूज किया है, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ वही तुम्हारा स्टेटमेंट भी है, इसके लिए ये समझा तो स्टेटमेंट अपने आप याद आ जाएगा। मैंने एक ऐसा सॉल्वेंट यूज किया है जिसके बीच में, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। थोड़ा भी एनर्जी दिया टूट जाएगा। समझा क्या है? मैं कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं बताओ? एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। समझा? पॉइंट सुनो, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट इज लेस, सॉरी, अच्छा हाई भी है, ठीक है। एक लेस वाला केस यहाँ पे आएगा, सेकंड लेस वाला रहेगा, एक हाई वाला, दोनों है, दोनों बताता हूँ। पहले लेस से स्टार्ट किया तो लेस वाला सुन लो, मतलब मैं तुमको पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूँ, समझो। फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट नंबर 2, समझा? इजी है, इतना हार्ड नहीं। हम लोग जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, बराबर है, तो बहुत इजीली टूट सकता है ना ऐसा, और बहुत इजीली टूट गया तो बहुत इजीली वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? जितना इजीली टूटेगा मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, नहीं समझा? लिक्विड और गैस में, दोनों में से मॉलिक्यूल कहां ज्यादा दूर रहते हैं? गैस में। ये पढ़ा ना बचपन में, गैस फेज में मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और लिक्विड फेज में नजदीक नजदीक रहते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लिक्विड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट जो है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो बहुत इजीली टूट जाएगा और बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। जितना ज्यादा गैस में कन्वर्ट होएगा उतना जितना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हुआ उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। पूरा पॉइंट कनेक्टेड है, ध्यान सुनो। मैं जो पहला पॉइंट, मैं कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ये पहला पॉइंट है। ये पॉइंट उधर करेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो बहुत इजीली टूटेगा, बहुत इजीली कहां कन्वर्ट होगा? वेपर में, बराबर ना? तो बताओ ये वोलेटाइल हुआ कि नॉन वोलेटाइल हुआ? बराबर ना? ये क्या हुआ? वोलेटाइल। हाँ, ये हुआ वोलेटाइल, बराबर। तो अगर वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब क्या है? इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फेज में। ध्यान सुना फिर से एक बार, लास्ट टाइम कनेक्ट करके भी स्टेटमेंट बता रहा हूं, ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएगा। पहले मतलब समझो, मैं जो सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, मतलब वो वोलेटाइल है कि नहीं है? बोलो, आंसर तो दो, कुछ बोल ही नहीं रहे है कि नहीं है? वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल है तो बहुत इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट होएगा, मतलब गैस फेज में। और अगर वेपर फेज में बहुत इजीली कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ज्यादा ही कम। समझा? पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा। समझा है? पॉइंट सुनो, जो हम लोग वेपर, देखो जो हम लोग यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट इज लेस, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द सॉल्वेंट इज
वोलेटाइल, बराबर ना। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज लो या फिर लेस, जो भी है, देन इट इज, और अगर वोलेटाइल है तो कैसे इजीली कन्वर्ट होएगा गैस फेज में कि थोड़ा टाइम लगेगा? इजीली। हेंस इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इट इनटू गैस फेज, कन्वर्ट इनटू वेपर फेज या फिर गैस फेज की बात हुआ ना। अगर वेपर फेज में कन्वर्ट होने इजी है तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सब मॉलिक्यूल फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा ना वेपर फेज में। समझा है क्या? समझो, मतलब याद, इसका ये स्टेटमेंट याद मत करो, मतलब समझ लो, क्योंकि बहुत सारा चीज समझना पड़ता तुमको, बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है। समझा पॉइंट क्या है? पॉइंट देखो, सुनो, अपने मन से बनाओ कंसेप्ट, 4 पॉइंट याद रखो। सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ये पहला पॉइंट। सेकंड, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो वोलेटाइल है, अगर वोलेटाइल है तो वेपर फेज में जल्दी कन्वर्ट होएगा, और अगर वेपर फेज में जल्दी कन्वर्ट हुआ तो वेपर से ज्यादा, यही तो बोल रहा हूं मैं। समझा? अपने मन से बनाओ। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस या फिर लो, राइट, दैट मींस इट इज वोलेटाइल सब्सटेंस या फिर वोलेटाइल, जो भी रहेगा वोलेटाइल, बराबर। हेंस इट विल गेट इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, हेंस द वेपर प्रेशर विल बी हाई। समझा? या फिर मैक्स, जो भी रहेगा, अपने मन से बनाओ। दूसरा, इसका उल्टा बोलने आएगा। मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई लिया ना, सॉरी, पहले वाले केस में अभी जो मैंने लिया वो लो लिया, अब मैं बताता हूँ हाई के लिए। अपने मन से उधर देखो मत, बहुत ईजी है। अब मैं जो सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो क्या बहुत इजीली मतलब वो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? बताओ पहले। टूटेगा ही नहीं मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो मॉलिक्यूल टूटेगा क्या? नहीं। अगर मॉलिक्यूल टूटा नहीं तो क्या वो वेपर में जाएगा? तो अगर वेपर में गया ही नहीं तो क्या वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा? सिंपल, लेस वेपर प्रेशर। फिर से पॉइंट है, कनेक्टेड पॉइंट, अपने मन से बनाएंगे पॉइंट, ध्यान दो। सॉल्वेंट हम जो यूज कर रहे हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, हाई है। अगर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मतलब क्या है? वो वोलेटाइल है कि नहीं है? नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल नहीं मतलब नॉन वोलेटाइल है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या है? वो इजीली गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, और अगर इजीली गैस फेज या फिर वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो वहां पे वेपर प्रेशर कम रहेगा, लो रहेगा, बराबर ना। अपने मन से बनाओ। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट इज हाई, दैट मींस इट इज नॉन वोलेटाइल, वो नॉन वोलेटाइल है। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, हेंस द वेपर प्रेशर विल बी लेस। इजी ना, हार्ड नहीं है, इजी है केमिस्ट्री। समझ में आ गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट? बोलो, समझा है? समझा? चलो, नेचर ऑफ सोल्यूट पढ़ाने से पहले एक चीज को जरा समझो। एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों हैं, बराबर, तो सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के ऊपर आता है। ये बात पहले समझो। समझा क्या बताया मैंने? एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट है और सोल्यूट है तो सरफेस पे ज्यादा कौन सा होता है? सोल्यूट रहता है। याद रहेगा? समझा? अब समझो, एक्चुअल में सॉल्वेंट भी रहेगा, लेकिन सोल्यूट आ गया तो वो जो सॉल्वेंट जो सरफेस पे रहेगा वो मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर सकता है ना। कुछ भी कर लो, सोल्यूट तो आ ही गया ना ऊपर अभी। समझा? हाँ, तो मेरे बोलने का मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो रहेगा, मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल किसका मिल सकता है तुमको? सोल्यूट का मिल सकता है, क्योंकि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को वहां पे रिप्लेस कर सकता है, ऐसा। चलो अब पढ़ते हैं, किसका नेचर पढ़ने वाले बताओ? सोल्यूट का नेचर पढ़ते हैं, बराबर। बहुत इजी, हार्ड नहीं है, पहले तो समझ लो, हार्ड नहीं है, एकदम इजी। देखो क्या नेचर है पहले सुनो। देखो, दो टाइप का नेचर है। सोल्यूट में एक बार नॉन वोलेटाइल यूज करेगा, जैसे मैंने सॉल्वेंट यूज किया ना, एक बार सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल था और एक बार सॉल्वेंट वोलेटाइल था। ध्यान से सुनो, सोल्यूट मैं फर्स्ट टाइम जो यूज कर रहा हूं वो समझो पॉइंट के हिसाब से पहले नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल बताता हूं, राइट। मैं जो सोल्यूट यूज कर रहा हूं वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट वोलेटाइल ही है। सॉल्वेंट क्या है? ये जो सेकंड देखो देख रहे तुम नेचर ऑफ सोल्यूट पढ़ रहे, जब नेचर ऑफ सोल्यूट पढ़ेंगे या फिर मैं जब भी तुमको सोल्यूशन वाला वर्ड बोलूंगा ना, सोल्यूशन, तो याद रखना उसमें सॉल्वेंट कैसा रहेगा? हमेशा वोलेटाइल। याद रहेगा? फिट कर लो माइंड में। जब भी मैं आगे कभी भी सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें जो सॉल्यूशन में दोनों चीज आता है ना, तो सॉल्वेंट तो आएगा ही। सॉल्वेंट कैसा रहेगा? हमेशा वोलेटाइल, हमेशा। याद रखना, हमेशा के लिए। फिट कर लो माइंड में। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है, बराबर। सॉल्यूशन किससे बनेगा? सॉल्वेंट और सोल्यूट से। सॉल्वेंट है, कैसा रहेगा सॉल्वेंट? वोलेटाइल, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बोल दिया है। लेकिन मैं जो सोल्यूट यूज कर रहा है ना वो नॉन वोलेटाइल है। वो क्या है? मतलब वो इवोपरेट जल्दी नहीं होगा। पॉइंट जरा याद करो, मैंने क्या बताया? सॉल्वेंट है, सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूट आता कहां पे? सरफेस पे। सरफेस पे आता है ना, मालूम है ना। तो अगर सोल्यूट सरफेस पे आ गया है, सोल्यूट वोलेटाइल था कि नॉन वोलेटाइल था? तो क्या खुद इवोपरेट होएगा? क्या नीचे वाले को भी इवोपरेट होने देगा? क्योंकि ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। समझा क्या बात? नहीं समझा?
फिर से एक बार सुनो जरा ध्यान से, मतलब समझो, बाकी थियरी कोई भी पढ़ लेगा। सुनो, हमको सॉल्यूशन बनाने का है, सॉल्वेंट हमारा पहले से वोलेटाइल है, क्या ऐड कर रहे हैं, कैसा सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। जैसे ही सॉल्वेंट पे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, वो सोल्यूट सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि खुद वो नॉन वोलेटाइल है तो खुद तो इवापोरेट होएगा नहीं, और नीचे जो है उसको तो ब्लॉक कर दिया इवापोरेट होने से, तो खुद तो नहीं हो रहा है, नीचे वाले को भी इवापोरेट नहीं होने दे रहा है। तो बताओ वेपर बनेगा क्या, तो वेपर प्रेशर आएगा क्या, समझ गया, ये तो बोलने का है, समझा क्या है। सुनो, when a non volatile solute is added to a solvent, सॉल्वेंट मतलब समझ जाओ कि वोलेटाइल ही है हमेशा। when a non volatile solute is added to a solvent, या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, राइट, इट कम्स ऑन द सरफेस, सॉल्यूशन के सरफेस पे आता है, बताया था ना अभी, इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। हेंस अगर वो सरफेस पे आ गया है, खुद वोलेटाइल था कि नॉन वोलेटाइल, तो क्या वो सफिशिएंट जगह देगा क्या नीचे वाले को भी ऊपर इवापोरेट होने के लिए, नहीं, मतलब सफिशिएंट सरफेस एरिया है कि नहीं है, नहीं है। Hence there is no sufficient area for evaporation, evaporate हो ही नहीं सकता ना, hence there is no sufficient area for evaporation, thus Vp मतलब vapor pressure, समझ लो, thus the vapor pressure of solution is decreases या फिर less, समझो, मतलब वो याद मत करो, समझ लो के पॉइंट खुद से भी बना सकते हैं। पॉइंट मालूम है क्या था, बोलो क्या कर रहे बताओ हम लोग यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, when non volatile solute is added to solvent, it comes on the surface of solution, बराबर, सरफेस पे आ गया है, खुद नॉन वोलेटाइल है, hence हाँ, अच्छा मैं यहाँ बताना पड़ेगा क्या नहीं हो रहा है, बताओ, hence there is no sufficient surface area for evaporation, thus the vapor pressure is less और decreases, जो भी है, समझा। इसका उल्टा सेकंड पॉइंट, पहले हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल था, अब वोलेटाइल। ध्यान से सुनो, अगर मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट में, जो खुद तो वोलेटाइल है ही, और सोल्यूट भी कैसा है, सोल्यूट आएगा कहाँ पे, खुद तो जाएगा, साथ में नीचे वाले को भी साथ में लेके जाएगा ऊपर, मतलब अभी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी कम बनेगा, ज्यादा, ऑब्वियस है, समझा। सफिशिएंट सरफेस एरिया है कि नहीं है, अभी है ना, कि खुद तो इवापोरेट हो जाएगा, पूरा जगह खाली, अभी सॉल्वेंट भी इवापोरेट होएगा, समझा ना। पॉइंट सुनो, व्हेन अ वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन जो भी है, इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये केस में क्या है, सरफेस एरिया सफिशिएंट है ना, हेंस देयर इज अ sufficient surface area for evaporation, thus the vapor pressure is high या फिर increase है, जो भी है, समझा क्या है, बोलो, समझ में क्या रहेगा तुमको, ये तुम्हारा काम है उसको याद करना, समझा, मतलब समझाना मेरा काम है, समझा रहेगा ना, मतलब तो क्या क्या देख लिया बताओ, सॉल्वेंट का नेचर देख लिया, एक शॉर्ट में बताओ, अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम, बताओ, इसके बिना डेरिवेशन नहीं सिखा पाऊंगा मैं तुमको। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले इसकी, यहाँ पे फर्स्ट नेचर की बात कर रहा हूँ, अगर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तो कम रहेगा, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ तो वेपर प्रेशर कम, अगर मैं वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ तो ज्यादा। इतना समझ जाएगा। एक लास्ट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वेपर आ रहा है, मैंने नीचे से हीट दिया बहुत ज्यादा, गैस पे रख दिया समझो पूरे चीज को, तो जितना लिक्विड बचा है वो भी गैस बन जाएगा ना, तो अब वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया कि कम हो जाएगा, एकदम ज्यादा गैस आएगा ना। अरे नहीं मालूम तुमको, ये तो बेसिक चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, तो ज्यादा मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर ना। लास्ट पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ऑल जो भी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, क्रिएटिंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर, बराबर ना, वही पॉइंट लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस क्रिएटिंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर। समझ में आ गया रहेगा, समझा ना। चलो एक शॉर्ट में देखता हूँ तुमको याद है कि नहीं, ध्यान देना, फिर से आगे पीछे पूछूंगा आंसर बताने का। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बताओ, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर कैसा है, कम है। अगर सोल्यूट वोलेटाइल है तो ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो ज्यादा। अगर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तो, अगर टेम्परेचर एकदम कम है तो कम, मैं बोला कम ना, टेम्परेचर एकदम कम है तो मिनिमम वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो मैक्सिमम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिकल कंटेंट, खत्म हो गया थियरी कंटेंट, खत्म हो गया, समझ में आ गया तुमको। चलो अब पढ़ते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तुम्हारे टेक्स्ट में इसका नाम दिया है वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब एक ही बात है, वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों एक ही चीज है, ये बात को पहले समझ लो, समझा। चालू करो भी, बहुत सिंपल है। देखो एक चीज एक मेरे को बताओ और याद भी कर लो, अगर नहीं पता तो याद कर लो।
तुम लोग ही शायद मुझे आंसर बताएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाकी काम बाद में। सॉल्वेंट ये एक चीज और दूसरा सॉल्यूशन, बराबर है। एक है सॉल्वेंट जो हमेशा कैसा रहता है, वोलेटाइल, बताया ना अभी तुमको, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल। दो चीज पे बात है, आगे मैं तुमको तब समझा सकता हूं जब तुमको थोड़ा बहुत जो मैं बोलूँ वो समझ में आए। सॉल्वेंट वोलेटाइल, सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट रहता है ना, कैसा रहेगा हमेशा, सोल्यूट में जो यूज कर रहा हूँ वो नॉन वोलेटाइल है। पहले पूरा गेम क्लियर कर लो, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। सॉल्यूशन में दो चीज आता है, कौन कौन, सॉल्वेंट आता है और सोल्यूट। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, सोल्यूट क्लियर है। एक बार फिर से, सॉल्वेंट कैसा था, अलग है, केस वन सॉल्वेंट अलग, सॉल्यूशन में दो चीज, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट, इसको अलग रखो, इधर आओ। सॉल्यूशन में पूरा ध्यान दो। सॉल्यूशन में दो चीजें, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, नीचे रहेगा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ऊपर सरफेस पे आएगा, नॉन वोलेटाइल है, ब्लॉक कर देगा सरफेस को, खुद तो इवापोरेट होएगा नहीं, नीचे वाले को भी इवापोरेट नहीं होने देगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, किसका वेपर प्रेशर कम, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ना। और यहाँ पे क्या था, जरा ध्यान से सोचो, सॉल्वेंट खुद वोलेटाइल है और जो सॉल्यूशन मैंने तुमको बताया, तुमने इसका आंसर बताया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। रीजन क्या है कम होने का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ब्लॉक कर दे रहा है सरफेस को, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है। आंसर दो अभी, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से दोनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। कैसे, सॉल्यूशन में कौन था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसने उसका वेपर प्रेशर कम कर दिया था ना। नहीं समझ आ रहा है, अरे इजी है, सॉल्वेंट अलग रखा था ना मैंने केस वन। तो ये समझने के लिए तुमको एक बात पहले समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका रहता है और कम किसका रहता है। ज्यादा किसका रहता है, सॉल्वेंट का, कम किसका रहता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्यूशन में तो वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है, तो क्लियर बोलना पड़ेगा। दो केस हैं, एक सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, सॉल्वेंट, किसका कम। हाँ बहुत इजी है, ये कोई भी पढ़ा सकता है। देखो जरा ध्यान दो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बोल रहे तुम लोग, इसको डिनोट करते हैं P1 नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, P1 नॉट मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पूरा क्लियर समझ लो, P1 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 तुम्हारे इस साल के सिलेबस में दिया है, लास्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ वहां पे P लिखा हुआ था, ठीक है। अभी के सिलेबस के हिसाब से हम जाएंगे, राइट। P1 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले हाँ वो तो रहेगा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो रहेगा, समझा। पहले समझ लो किसको किससे डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसको डिनोट किससे करते हैं, P1 नॉट। और P1 मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1 नॉट क्या था, क्लियर कर लो, वेपर प्रेशर। P1 नॉट क्या है, P1 नॉट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट है। इतना समझा, पहले कुछ क्लियर कराना क्योंकि थियरी बहुत इजी समझाना, तुमको बहुत इजी हो जाएगा। देखो एक बार फिर से जरा, P1 नॉट मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ज्यादा कौन, P1 नॉट ज्यादा कि P1 ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा था ना, P1 नॉट ज्यादा है, बराबर ना। और कम कौन है, P1 ना। आप अल्फाबेट के फॉर्म में बताओ, P1 नॉट ज्यादा कि P1 ज्यादा, P1 नॉट ज्यादा, कम कौन, P1 में कंफ्यूज को लेकर तुमको आना चाहिए, बराबर, समझ में आ गया इतना। और एक चीज बता दूं, उसको याद रखना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एक नया चीज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से P1 क्या है बताओ, पूरा बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको बोलते हैं P1, बराबर। इसी को तुम्हारे सिलेबस में एक और नाम दिया है और उससे ही उन लोगों ने डेरिवेशन भी सॉल्व किया है। दो तरीका तुम्हारे, या तो मैंने जो बोला वो भी सेम है, वो भी लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है, और टेस्ट में एक और चीज दिया है, जो पहले लिखा हुआ तो बता दिया तुमको। P1 का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक और नाम है वो भी सुन लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, समझा। P1 का दो नाम है, एक जो तुमको याद है पहले से, बताओ पहला नाम क्या तुमको याद है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। P1 का एक और नाम है, वो बता रहा हूं, फिर से सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर कुछ तो सॉल्वेंट रहेगा ना, जो इवापोरेट हो गया रहेगा, उसका वेपर प्रेशर,
समझा? क्लियर है क्या? एक बार रिकैप देखते हैं फिर से। बताओ P1 नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और अभी जो बताया, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। याद हो गया मतलब? समझा? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। P1 नॉट ज्यादा कि P1 ज्यादा? P1 नॉट। टॉपिक का पढ़ो जरा, नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर। क्यों नाम ये दिया वो भी तुमको समझाता हूँ, जरा ध्यान दो। एक एक छोटा छोटा काम करते। देखो मेरे पास पहले सॉल्वेंट है, पहले क्या है? प्योर रहता है सॉल्वेंट, हमेशा वोलेटाइल होता है। वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं? P1 नॉट से। क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। P1 नॉट ज़्यादा है ना, पहले ज़्यादा रहता है ना P1 नॉट। ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या ऐड कर दिया? आ गया सरफेस पे, सरफेस ब्लॉक कर दिया, खुद इवापोरेट नहीं हो रहा है, नीचे वाले को भी इवापोरेट नहीं करने दे रहा है। अब जो अब बन गया सॉल्यूशन ना, अरे सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया, क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? P1। बताओ सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर क्या है? P1 है कि P1 नॉट है? P1, क्योंकि P1 नॉट किसका था? सॉल्वेंट। अब आंसर दो। P1 नॉट जो पहले था और जो बाद में बना P1, दोनों में से ज्यादा कम कौन है बताओ? P1 नॉट ज्यादा था और जो P1 बना, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है? कम। इसके लिए नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा? ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ाऊंगा वहां पे आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। समझा? नाम का ही मतलब है, हर एक चीज का मतलब है साइंस में, समझ में आना चाहिए बस। समझा नाम क्यों दिया है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग, एक ही बात है। समझा मैंने क्या बताया? चलो समझा क्यों कम हुआ वेपर प्रेशर? अरे सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बना, समझा क्या वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ? सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बनता है वेपर प्रेशर कम, बताओ क्यों होता है? क्योंकि क्या ऐड कर दिया तुम लोग ने उसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझा? अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया है। P1 नॉट से क्या बन गया है? P1। बहुत सिंपल है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तुमको देखो जो मैं लिखा हूं ना यहाँ पे वो सब तुमको समझा दिया है, खाली जस्ट पढ़ो। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये तुमको मालूम है? बोलो नहीं मालूम है तुमको? ये अभी तो बताया ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा ही होता है ना, वही तो लिखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बराबर ना? याद नहीं करना है, हमको मालूम है ये सब चीज। बराबर बराबर। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो मैंने क्या बताया? वेपर फिर से एक बार जरा बताओ स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब P1 नॉट ना इज मोर या फिर ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं? P1 का एक और नाम था, बताओ क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिखा देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। पूरा पॉइंट फिर से बोलना है, जरा ध्यान दो, मैं बोलता हूँ जरा ध्यान दो, जो समझा है वही बोल रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब P1। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। सिंपल है। हाँ, आगे बताओ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को डिनोट किससे करते हैं? और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन? P1, वही लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय P1 नॉट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ब्रैकेट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय। नहीं समझ में आया ये? अरे 10 बार वही समझा दिया मैंने तुमको पहले ही, समझा ना पॉइंट? हाँ, अब बताओ ज्यादा कम कौन? कौन ज्यादा कौन कम? P1 नॉट ज्यादा, P1 कम। लोअरिंग मतलब माइनस, माइनस फॉर्मूला देखो, चलो बता देता हूँ फॉर्मूला, बताता हूँ तुमको कैसे आया। देखो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा P से। डेल्टा P कहीं भी दिखा, डेल्टा P का मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ, मतलब कम हुआ ना। कौन ज्यादा था बताओ? ज्यादा कौन था? P1 नॉट। डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड, ध्यान दे रहे ना सब लोग, एंड वेपर प्रेशर, ये ज्यादा था, कम यही था ना? कम ये था ना?
lowering of vapor pressure is defined as the difference of vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution containing non-volatile solute or vapor pressure of solvent above the solution. यही चीज ऊपर लिखा हुआ मैंने, जो मैंने बोला ना, यही चीज ऊपर लिखा हुआ है, तो पढ़ लो फिर से। ये नहीं भी देख रहे तो इसको ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। डेल्टा पी मतलब क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउ द सॉल्यूशन। वही लिखा हुआ है, देख लो, एग्जैक्ट वही है। मिला दूं? समझा क्या है? फॉर्मूला याद रहेगा डेल्टा पी का? बोलो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या रहेगा? P1 नॉट माइनस पी। याद करो ना, क्योंकि डेरिवेशन जो कराऊंगा लास्ट में, तो उसके लिए तुमको ये आना चाहिए, हर एक फॉर्मूला ना, अभी धीरे धीरे याद करते जाओ। डेल्टा पी का फॉर्मूला P1 नॉट माइनस पी, P1, ठीक है। डेल्टा पी मतलब क्या? हाँ, तो इधर बाजू में तुम्हारा काम है, वो तुम लोग खुद से लिख देना। वेर डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउ द सॉल्यूशन। याद हो रहा है सब कुछ बराबर? समझा? ये हो गया, समझ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ गया है। आगे आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, बहुत ही एग्जाम में आता है सब चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? बहुत ईजी है, फॉर्मूला समझाऊंगा, ऐसा नहीं समझेगा। देखो फॉर्मूला समझाता हूँ, अभी तक समझा ना जो भी है, अगर वो समझा तो ये वाला चीज भी बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। देखो क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान दो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन ना, फॉर्मूला समझने का, ध्यान दो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद रहेगा? अरे फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले से तो मैंने बनाया स्टेटमेंट। फिर से सुनो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही है डिफाइंड, समझा क्या? बोलो क्या, बताओ, देखो मत, बिना देखे बोलो, बोलो क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? सिंपल है। जरा याद करो पीछे से, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या था? इधर लिखा था मैंने, मेरे पीछे, P1 नॉट माइनस डेल्टा पी के जगह पे लिख दो। बोलो क्या? P1 नॉट माइनस पी अपॉन, नीचे पहले से कौन है? P1, ठीक है, अपॉन, हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा क्या है? समझ गया ना? दो ही तो पॉइंट है उसमें। फिर से एक बार जरा डिफाइन बोलेंगे, याद हो जाएगा। ये एक बार देखो, बोलना है तुमको, फिर से बोलो क्या बताऊं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गया? फॉर्मूला भी याद हो गया रहेगा, बराबर? डेल्टा पी का बताओ फॉर्मूला क्या था? P1 नॉट माइनस पी, बराबर? P1 बराबर। और अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका बताओ फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ये क्या है? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट भी याद रखो, बराबर है? समझा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बराबर? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लॉ एक है, बताता हूँ क्या है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन, ऐसा अलग अलग के लिए भी है, वोलेटाइल सोल्यूट के भी हमारे पास अलग से, सॉल्यूशन के लिए भी अलग से राउल्ट्स लॉ है, देखेंगे। अभी तो सिर्फ फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी रहेगा, लेकिन सोल्यूट का नेचर कैसा है? नॉन वोलेटाइल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये दिख रहा है ये फॉर्मूला, सिर्फ इस पे ध्यान दो। P1 का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। शायद तुमको x1 याद नहीं रहेगा, या फिर याद हो भी सकता है, 11th में था x1। हाँ, x को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। x मतलब x1 लिख दिया, 1 मतलब सॉल्वेंट। याद रखना हर बार, कहीं भी मैं आगे कहीं भी 1 यूज करूं मतलब वो सॉल्वेंट का रहेगा, और मैं कहीं भी 2 यूज करूं वो सोल्यूट रहेगा, याद रहेगा। तो x1 बोलो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बराबर? P1 ध्यान दो इधर,
P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, P1 नॉट भी तुमको मालूम है, ये फॉर्मूला से ही डिफाइन बना हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, डिफाइन नहीं, डिफाइन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट सुनो, देखो P1 तुमको मालूम है क्या है, बराबर, ध्यान सुनो, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट, बोलो क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सुनो, इज इक्वल टू ना, ऐसे ही बोलेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इनटू है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन भी किसका है, सॉल्वेंट का है, और ये वेपर प्रेशर भी किसका है, तो उसका ही बोलो इट्स मोल फ्रैक्शन, समझा, या फिर खुद से बोल सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो भी चलेगा। फिर से सुनो, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, या फिर एक दूसरा ऑप्शन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक ही बात है, समझा, इधर क्या लिखा है देखना पड़ेगा, प्योर सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, जैसे मैंने बोला वैसे लिखा हुआ है, समझा, बोलेंगे एक बार खुद से, बोलेंगे ना, ये फॉर्मूले पे ध्यान दो, स्टेटमेंट देख के नहीं बोलना है हमको, स्टेटमेंट बिना देख के भी आ सकता है हमको, सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान होना चाहिए, अपने आप याद, इसके मैं तुमको हर एक चीज का जो डिनोट करते हो तुमको समझाते आ रहा हूँ, बोलो क्या रहेगा, बताओ, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, ये है ऊपर स्टेटमेंट, और ये तुमको फॉर्मूला ये समझ में आ गया रहेगा, एक ही बात है ना, अगर तुमको स्टेटमेंट याद है तो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है स्टेटमेंट याद है, एक ही बात है, समझ में आ गया। अब कुछ डेरिवेशन यहाँ पे करना है, चलो डेरिवेशन में तुमको बता देता हूँ कैसे आया है डेरिवेशन, देखो चालू करो, ये रब करके फिर से एक बार तुमको डेरिवेशन कराता हूँ, ध्यान दो, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है ऐसा, चलो तो देखो ध्यान दो, ये डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसको फिर से एक बार करा रहा हूँ, देखो फॉर्मूला याद है तुमको क्या है, फॉर्मूला याद है, बोलो P1 का फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट इंटू x1, चलो एक बार फॉर्मूला तुमको चेक करते याद है कि नहीं, बताओ डेल्टा P का फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस P1, राइट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फाइनल लास्ट वाला फॉर्मूला बोलो क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, राइट है, एक और फॉर्मूला था बीच में, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, देखो ये भी तो था ना, हाँ ऐसे ही लिखा, उसको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, या तो ये समझो ये ही डिनोट करते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, समझा, डिनोट नहीं दिया जस्ट स्टेटमेंट है। चलो एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला तुमको याद है ना, मोल फ्रैक्शन बारे में एक चीज समझो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आंसर 1 होता है, याद है, 11th में किया हुआ चीज़ है, नहीं है तो भी समझ लो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ तो आंसर कितना आ जाएगा 1, मुझे x1 चाहिए, x1 का आंसर निकालो यहाँ से, जरा कितना आएगा देखो, भेजो उधर 1 माइनस x2, ये उठा के इधर पुट कर दो, बताओ देयरफॉर जो P1 था, P1 नॉट एज इट इज है, x1 के जगह x1 के बारे में डालो 1 माइनस x2, P1 नॉट अंदर मल्टीप्लाई करो, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, क्लियर है, फिर से एक बार डेल्टा P का फॉर्मूला अच्छे से, P1 नॉट है, ये P1 को इधर लेके आओ तो माइनस बन जाएगा, तो डेल्टा P बनने का चांस है, ये वाले चीज को यहाँ लेके आ रहा हूँ और P1 को अंदर लेके जा रहा हूँ, बोलो P1 को जब मैं अंदर लेके जाऊँ, बोलो क्या बन जाएगा, P1 को जब मैं अंदर लेके गया तो P1 नॉट पहले से था प्लस P1 वहाँ गया तो, ठीक है, और ये माइनस वाला चीज मैंने लिखा उल्टा है, समझा, लिखा उल्टा है लेकिन भेजा प्रॉपर है, इसको इधर भेज दिया, बोलो कितना, प्लस ना x2, क्या है ये मालूम है ना, अरे फॉर्मूला तुम लोग तो बता रहे डेल्टा P का फॉर्मूला है, तो डेल्टा P इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, P1 नॉट x2, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, समझा, एक और फॉर्मूला पॉसिबल मालूम है, अगर मैं P1 नॉट को डेल्टा P के नीचे लेके आ जाऊं, ये फॉर्मूला समझ में आया, अगर मैं P1 नॉट को डेल्टा P के नीचे लेके आ जाऊं, बोलो क्या बन जाएगा, हाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अरे डेल्टा P के नीचे P1 नॉट अगर आ गया तो क्या बन जाएगा वो, इसका मतलब एक बात हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक और फॉर्मूला है x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद रहेगा, हर एक चीज कनेक्ट करते करते चलो, बहुत काम में आएगा हमको एंड में जब डेरिवेशन कराऊंगा तो, समझा क्या है,
अभी तक याद है? बोलो डेल्टा पी का फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1, लाइन से तीनों फॉर्मूला बोलने का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पहला फॉर्मूला डेल्टा P बाय P1 नॉट, बराबर है। सेकंड फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। थर्ड फॉर्मूला X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बराबर। अभी एक चीज मैंने यहाँ पे देखो, मैंने डेल्टा P का भी एक नया फॉर्मूला बना दिया इधर, तो देखो डेल्टा P का एक और फॉर्मूला बना दिया, बोलो क्या है? P1 नॉट टाइम्स X2, ये भी एक फॉर्मूला है। समझा कहाँ से आ गया? बोलो समझा है? सब फॉर्मूला बताने का, सब फॉर्मूला। देखो ये P1 नॉट इधर X2 है, याद रखना लाइन से। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का 2 फॉर्मूला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का 3 फॉर्मूला है, बराबर ना? समझा है? बराबर ना? और ये तो ठीक है, समझिए यही तो उठा के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, इसको एक्चुअल में नीचे लेके आते हैं, इधर लेके आओ, बोलो क्या बन जाएगा? अपॉन P1 नॉट। कभी कभी ये एग्जाम में डेरिवेशन कैसे आता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, एक दूसरा ऑप्शन देगा, डिराइव रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ, समझा? यही चीज एक अलग तरीके से पूछा गया था, डिराइव रिलेशन बिटवीन क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ तक आना है तुमको, राउट्स का यूज करने का था वहाँ पे, समझा क्या था? ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते या फिर इसके पहले जो मैंने लिखा था वो भी लिख सकते, समझा है ना? एक लास्ट टाइम फटाफट फॉर्मूला बताओ, फिर ये 2 पॉइंट बता के आगे बढ़ते हैं। बोलो डेल्टा पी का फर्स्ट फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1। सेकेंड फॉर्मूला P1 नॉट इंटू X2, उल्टा 1 तो इधर 2, याद रखो ऐसा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फर्स्ट फॉर्मूला P1 नॉट, बराबर। सेकेंड फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। थर्ड फॉर्मूला X2, और ये तो डिराइव किया था ना मैंने, यही तो है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स थोड़े दिन पहले ही किया हम लोगों ने, मैथ्स खत्म किया ना थोड़ी देर पहले। y इज इक्वल टू mx बताया था ना, जो ज्योमेट्री वाला एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखा रहा था तभी मैं। y इज इक्वल टू mx कौन से लाइन का इक्वेशन होता है? एक ऐसे लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से जाता है। ध्यान दो, किधर, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है फॉर्मूला P1, y जैसा ट्रीट करो इसको, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, बराबर। तो अगर मैं P1 वर्सेस X1 का ग्राफ बनाऊं, y वर्सेस x होता है ना, xy एक्स होता है ना, इसको y पकड़ो, इसको x पकड़ो, तो y इज इक्वल टू mx से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, आ रहा है ना? वैसे देखो मैथ्स लगता है, मैथ्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, समझा? तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स, ये भी फॉर्मूला याद रखो, ये याद नहीं किया ना तुमने। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, बराबर ना? ये भी याद रखो। मतलब इधर 3 2 5 1 6 फॉर्मूला उन्होंने टोटल याद रखा है, बराबर? याद रहेगा ना? हाँ, ये समझा ग्राफ क्या है? अगर मैं P1 वर्सेस X1 का ग्राफ बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ स्लोप क्या रहेगा? P1 नॉट y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करो ना, m की जगह कौन आता है? P1 नॉट ना, समझा ना? हाँ, स्लोप अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, तो बोलो मुझे स्लोप कितना मिलेगा? P1 नॉट मिल जाएगा, समझा? समझ गया रहेगा? ओके, एक लास्ट देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, वाइवा का भी एकदम सबसे फेमस क्वेश्चन है। वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। याद रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे। एग्जाम में या फिर वाइवा में पूछेंगे, टीचर तुमको वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रीजन तुम्हारे सामने है, ये दिख रहा है फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मालूम है? मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला आता है? नहीं मालूम है? ये देखो, अगर तुमको X2 का फॉर्मूला चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, बराबर? सॉल्यूशन जब पढ़ाया था वहां पे, तब नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मालूम है ना? 11th में पढ़ाया है। n का फॉर्मूला, सिंस n का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो n2 की जगह बोलो क्या आ जाएगा? W2 बाय m2, बराबर ना? W2 बाय m2। नीचे n1 की जगह पे W1 बाय
N1 प्लस फिर से N2 की जगह पे W2 बाय मास पे डिपेंड कर रहा है ना, अरे X2 मोल फ्रैक्शन अल्टीमेटली कहाँ गया, मास, मोलर मास पे चले गया। मास पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना, जितना ज़्यादा पार्टिकल उतना ज़्यादा मास। समझा? फिर से पॉइंट सुनो। क्वेश्चन ऐसा आता है वाइवा में, वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आंसर मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं, जरा सुनो। आंसर ये है, बिकॉज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ना, विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, और जो भी चीज पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ पार्टिकल पे, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। समझा? इसीलिए तुम्हारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैसा प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, बराबर, जो नेचर पे डिपेंड नहीं। एग्जांपल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर में भी आता है वहाँ पे, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा आगे। अभी के लिए तुमको एक प्रॉपर्टी मालूम पड़ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा बताओ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट ओस्मोटिक प्रेशर। चारों बताऊंगा। अभी तो एक तो समझ में आ गया ना, समझा? पॉइंट लास्ट पढ़ते हैं। सिंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड किया ना अल्टीमेटली जाके। समझा? दैट्स व्हाई, या फिर हेंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझा? याद रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है। देखो, अगर तुमको कोई पूछा व्हाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर है बिकॉज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल। समझ में आ गया कितना किया? तो याद है क्या क्या पढ़ा है? बोलो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। कंपोनेंट कौन सा होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट कैसे होता है? कम अमाउंट में प्रेजेंट ना, और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में रहता है। बताओ सॉलिड का कौन सा सोल्यूशन है? एग्जांपल एलॉय, लिक्विड अल्कोहल इन वाटर, और गैस एयर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस ना। हाँ, फिर पढ़ा वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बराबर। फिर पढ़ा नेचर, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? पहला कौन सा फैक्टर इफेक्ट किया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर नेचर ऑफ सोल्यूट, फिर टेम्परेचर। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो क्या ज्यादा? वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर कम। अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड किया है तो, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो कम रहेगा, अगर वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर कम तो मिनिमम या फिर लीस्ट। समझा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को याद है, डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन ना। समझा ना? ठीक है। फॉर्मूला जरा बताओ मेरे को। 6 फॉर्मूला है हमारे पास टोटल, 6 का 6 तुमको आना चाहिए। बताओ डेल्टा पी का फर्स्ट फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1, मैं P बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है P है सर। सेकंड फॉर्मूला बताओ क्या है? P1 नॉट इंटू X2, बराबर। इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। समझा ना इतना? ओके, बोलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सेकंड फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, लास्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ना। राउल्ट्स लॉ का बताओ फॉर्मूला क्या था? P1 मतलब P1 मतलब क्या है? ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है? P1 नॉट इंटू X1 आता है, इधर आता है X2। समझा? P1 नॉट इंटू X1 इट्स मोल फ्रैक्शन बोले थे ना वहां पे, याद है? तो P1 नॉट इंटू X1 किसका फॉर्मूला है? P1 का। P1 नॉट इंटू X2 किसका फॉर्मूला है? डेल्टा P का। समझा? कंफ्यूजन है थोड़ा सा। समझा? बराबर याद रहेगा ना? तो समझ गया ना जो भी पढ़ा है अभी तक? ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है।
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसा हमको एक डेरिवेशन करना है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें दो चीज आना चाहिए, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। बराबर, चलो चालू करते हैं। देखो पूरा गेम फॉर्मूले के ऊपर है, पूरा गेम फॉर्मूले के ऊपर। अगर फॉर्मूला आता है तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, तुमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला तो मालूम ही है, बराबर ना? हाँ, तो बताओ क्या है। सिंस रिलेटिव लोअरिंग जो है, सिंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, या फिर इज गिवन बाय बोल सकते हैं, सिंस नहीं लिखते हैं, रिलेटिव लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो फॉर्मूला बताओ, बोलो दूसरा बताओ। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। तीसरा फॉर्मूला बताओ। X2 होता है। X2 का मतलब मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। X के बारे में सब कुछ मालूम है ना? यार थोड़ा ब्लू कलर मैंने ऊपर लिखा था, वही इसका उसका ही पार्ट है। चलो सेकेंड पॉइंट मोल फ्रैक्शन के ऊपर है, मोल फ्रैक्शन के बारे में। सिंस बताओ ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? X2 ना। मोल 2 मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ध्यान दो इधर, जिसका भी मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है उसी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आता है, समझा? अगर मुझे सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने का है तो फॉर्मूला सुनो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, समझा? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में क्या रहेगा? सोल्यूट, समझा? अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछूं तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में आएगा, राइट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला है ये जो है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 11th में पढ़ा है, राइट? चलो एक और फॉर्मूला तुमको मालूम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास को हम लोग W से डिनोट करेंगे और मोलर मास को कैपिटल M से, बराबर? कैपिटल M मतलब मोलर मास और W मतलब क्या रहेगा? मास। अगर N का मतलब है W अपॉन कैपिटल M तो बताओ N2 क्या रहेगा? ध्यान से देख के बताओ, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। N2 W2 अपॉन, अरे 2 तो डालना है और क्या करना है? बोलो N1 का आंसर क्या रहेगा? W1 अपॉन M1 प्लस फिर से M2 W2 अपॉन M2, समझा? ये जो मैंने लिखा है अभी तक, समझा? तो पहला पॉइंट हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर है जो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला बनाया हम लोग ने, बराबर? तो ये तुमको मिला, ये किसका आंसर बताओ? X2। इक्वेशन वगैरह कुछ देना पड़ेगा हमको ये चाहिए मेन। देखो ना, इक्वेशन में जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा उसमें क्या चाहिए? उसमें चाहिए तुमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, दिख रहा है? ये वाला पार्ट, ये पार्ट चाहिए। तो ये जो मुझे आंसर मिला है, चलो उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ। बोलो इसको पुट कहाँ पे करूँ? 1 में पुट करूँ तो आ जाएगा ना लेफ्ट में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बोलो कौन सा इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ना। तो पॉइंट ऐसा है, फ्रॉम, ध्यान देते रहो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर एंड 2 ना, 2 भी तो डाल रहे हैं वहाँ पे, 2 डाल दो वहाँ पे। बोलो क्या बन जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 का आंसर W2 अपॉन M2 अपॉन WM अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। समझा यहाँ तक? बोलो समझा है? हाँ, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम रहता है, समझा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। अगर सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है तो क्या मैं N2 को नेग्लेक्ट कर सकता है? N2 कौन है? ये W2/M2 नेग्लेक्ट कर सकता है? नेग्लेक्ट कर सकता है मतलब मैं इसको लिखेगा ही नहीं, समझा? कौन से सॉल्यूशन के लिए? डाइल्यूट। हाँ, बहुत इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। फोर्थ पॉइंट कौन सा सॉल्यूशन? फॉर डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, N2 जो है, N2 इज नेग्लिजिबल ना,
अगर N2 नेग्लिजिबल है मतलब किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मतलब W2/M, एक ही बात है ना, N2 का वैल्यू तो है, दैट इज या फिर दैट मीन्स N2 इज इक्वल टू क्या था वो, W2/M2 कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको मैं हटा सकता हूं। अगर W2/M2 हट गया, देख लो ध्यान से आंसर बोलने का, लास्ट स्टेप है, अगर ये चीज हट गया तो क्या बचेगा वो बताओ। ये पहले LH तो बोलो, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, ये मत बोलना ये हट चुका है, ये वाला पार्ट हट गया, बोलो बचा क्या, W2, पहले लिख देते हैं W2 बाय नेग्लेक्ट मतलब डिनोमिनेटर में खाली, अगर डिनोमिनेटर के तो फिर तो जीरो हो जाएगा, मानो नेग्लेक्ट का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में कोई पर्टिकुलर चीज का वैल्यू 0 ले लेंगे, समझा, नेग्लेक्ट का मतलब यही होता है ना, ऊपर थोड़ी नेग्लेक्ट हो सकता है, बोलो क्या आएगा, W2/M2 द होल अपॉन W1 बाय, सॉल्व करने आता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ना, मालूम है, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये इधर आके मल्टीप्लाई, मालूम है तुमको ये चीज, तो इतना मैथ तो आता रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है, W2 के साथ कौन आ जाएगा, M1, और M2 के साथ कौन आ जाएगा, W1 ना, एक ही बात है, मैंने W साथ में लिया, MM साथ में लिखा, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, बोलो क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का वैल्यू है W2/W1 इंटू M1/M2। जरा देखो क्या ये फॉर्मूले में तुमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यही तो है ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये M1 क्या है, M मतलब मोलार मास है, M1 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट बताया था, M2 क्या है, यही तो बोला था मुझे बोला था एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें आना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलार मास सोल्यूटर सॉल्वेंट का, आ गया ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर, समझा। लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन, मालूम है क्या है, बोल दो, चलो बोलो क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बोलो क्या था, फॉर किसके बीच में रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन, बोलो क्या है, रिलेटिव, मैं ऐसा लिख रहा हूं तुम लोग फुल फॉर्म लिखने का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, समझा कैसे किया है, बराबर ना। अगर ये समझ में आ गया तो इस पे न्यूमेरिकल्स हो सकता है, बराबर। चलो कुछ फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी, बोलो क्या क्या फॉर्मूला किया हम लोग ने, पहला डेल्टा P P1 नॉट माइनस P1, सेकेंड फॉर्मूला ये डेल्टा P का एक और फॉर्मूला था ना, P1 नॉट X2, बराबर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट X2, तीन हो गया ना, क्या P1, अच्छा फॉर्मूला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, राउल्स लॉ ना, हाँ, इज इक्वल टू बताओ P1 नॉट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन ना, 6 ही था ना, 1 2 3 4 5 6, बराबर ना, और ये भी ऐड कर लो, ये नया फॉर्मूला तुम्हारे लिए, बोलो क्या क्या बनाया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2/W1 इंटू M1/M2। इस पे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना पड़ेगा, समझा, मोस्टली न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले पे आता है, इस पे ही तुमको मोस्टली न्यूमेरिकल मिलेगा, ज़्यादा करके न्यूमेरिकल उस पे मिलता है, जो बहुत ज़्यादा ईजी, अगर तुमको लॉग आता है तो, नहीं आता तो भी सिखा देगा मैं, समझा कैसा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 1 में टोटल बहुत 10 प्रॉब्लम्स हैं, और वो टाइप 1 प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर, ध्यान देते रहो सब लोग यहाँ पे, क्वेश्चन में जो बोलता हूँ उसको एक बार चेक करो प्रॉपर लिखा हुआ है क्या, फिर हम लोग स्टार्ट कर, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 13 इंटू 10⁻³ kg ऑफ सोल्यूट, बराबर ना, 13 इंटू 10⁻³ kg ऑफ सोल्यूट इन 0.1 kg ऑफ वाटर, बराबर है, at 298 Kelvin is 27.371 mm of Hg, calculate the molar mass of solute given that vapor pressure of water at 298 Kelvin is 28.065 mm of Hg, बराबर है। चालू करते हैं, हार्ड बिल्कुल भी ना, केमिस्ट्री का सबसे इजी रहता है, समझो सबसे इजी है, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा बस खाली कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं।
वेपर प्रेशर ना, तो समझ जाओ ये वेपर प्रेशर का प्रॉब्लम है, बराबर। हाँ, वेपर प्रेशर किसका दिया है? सॉल्यूशन का। हम लोग वेपर प्रेशर डिनोट किससे करते हैं? अरे बोलो ना, सब चीज तो सिखा दिया तुमको। ये क्या है ये सब? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं हम लोग? P1 ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना kg ऑफ सॉल्यूट, बराबर, इन 0.1 kg ऑफ वाटर एट इस ये क्या है बताओ? यही है प्रेशर ना, वेपर प्रेशर। समझ में आता है ना थोड़ा बहुत इंग्लिश? क्या लिखा है देखो ना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, छोड़ो ना, सॉल्यूशन ये सब दिया है, इज कितना है? इज 27.371। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को P1 से डिनोट करते हैं ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बताओ? 27.371 mm ऑफ Hg, मतलब समझा, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा है। ओके, 13 into 10⁻³ kg ऑफ क्या है? सोल्यूट। kg मतलब मास। मास को बताओ किससे डिनोट करते हैं? W मास ना। W2 मतलब किसका मास? सोल्यूट का। W1 मतलब किसका मास? आंसर दो। सोल्यूट का मास 13 into 10⁻³ kg है ना। देखो ना, क्लियर लिखा है, कंटेनिंग 13 into 10, कंटेनिंग क्या है? 13 into 10⁻³ kg ऑफ क्या? सोल्यूट। सोल्यूट को डिनोट किससे करते हैं? W2 ना, बराबर ना। इन 0.1 kg ऑफ वाटर, वाटर याद रखो, वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, वाटर मेरे लिए क्या रहेगा? सॉल्वेंट। मास है ना, सॉल्वेंट का मास को किससे डिनोट करते हैं? देखो W1, मास दिखा मतलब W, मोलार मास दिखा तो कैपिटल है, बराबर, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। W1 बोलो क्या दिया? W1 0.1 ना, 0.1 kg। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर कोई वैसी कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जहां पे टेम्परेचर लगता है, वो कंफ्यूज करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। ये भी दे दिया हमने, देखा। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ, किसका मोलार मास निकालना है बताओ? मोलार मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या? हाँ, M2 को 2 मतलब सोल्यूट ना, बताया बार बार, 2 मतलब सोल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या निकालना है? M2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ना, M2 तुमको निकाल के दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन है। गिवन कुछ दिया है, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज, ये दिया ना। वाटर क्या है? सॉल्वेंट की सोल्यूट है, बताया, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दिया है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं? P1 नॉट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? केल्विन और टेम्परेचर है, मैंने सर मार्कर रखा बस। वेपर प्रेशर गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज कितना? 28.065 mm ऑफ Hg। याद रखना, mm ऑफ Hg दिखा वही वेपर प्रेशर होता है, या तो ATM होना चाहिए या तो पास्कल वगैरह जो भी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ दिया है? नहीं दिया ना, सब कुछ देखो, गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड देखो, और बताओ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? जो रेड वाला मैंने कर दिया ना, वही फॉर्मूला है। कैसे मालूम पड़ा? अरे यही फॉर्मूला है जिसमें MWP1 सब आता है, बराबर ना, यही फॉर्मूला लगने वाला है। चेक करो क्या क्या है हमारे पास, देखो चेक करो क्या क्या है। P1 नॉट है, फिर P1 है, P1 है, P1 नॉट तो है, W1 है, W2 है, क्या निकालना है? एक चीज तुम्हारे पास नहीं, अगर एक चीज M1 निकल जाए ना तो M2 में ऐसे निकाल दो। M1 क्या है बोलो? मोलार मास ऑफ 1 मतलब क्या? सॉल्वेंट। कौन है सॉल्वेंट? वाटर। मतलब तुमको एक और चीज चाहिए बस, क्या? एक बार M1 मिल जाए, मैं तुमको मोलार मास निकालने सिखाता हूँ, जरा ध्यान दो। मोलार मास होता है क्या? मोलार मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस, बराबर। देखो मोलार मास किसका निकाल रहे हैं बताओ? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का मोलार मास निकालते हैं, कोई भी, अगर मैं ये तुमको सिखा दूं ना, तुम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का मोलार मास निकाल सकते हो। वाटर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? H2O, बराबर ना। मोलार मास ऑफ वाटर चाहिए H2 ना, H2 2 टाइम्स मोलार मास ऑफ, या 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ना, हाँ वही लिख देते एक बार। ये एक्चुअली में सॉल्यूशन में आना चाहिए ना, ये पार्ट, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ध्यान दो। सॉल्यूशन ना, इधर देखो, M2 निकालने के लिए फॉर्मूला रेडी है, क्या चाहिए लेकिन? M1, तो फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। M1 कैसे निकाला जाएगा वो देखो। सबसे पहला काम मैं M1 निकालने का ही कर रहा हूं। M1 मतलब मोलार मास ऑफ वाटर,
अगर तुमको मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए तो बहुत इजी है, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ना, कितना ऑक्सीजन है, एक ही है, तो डायरेक्ट 2 क्यों लिखा, 2 हाइड्रोजन था तो पीछे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन एक ही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बोलो क्या, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, मालूम है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मालूम है कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, अरे एटॉमिक नंबर का डबल करने का, हर एक चीज में नहीं है, हाइड्रोजन वाले केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, मालूम ना, थोड़ा बेसिक तो आना चाहिए। वैसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं, तुम्हारे जो पेपर आएगा ना तुम्हारा, उसके पेपर के टॉप पे उधर सबका एटॉमिक मास लिखा हुआ रहता है पहले से, तो उधर डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 का डबल कर लो 16 प्लस करो। हाँ, याद रखना जब भी तुम लोग मोलार मास निकालोगे वो ग्राम पर मोल में आएगा, किस में आएगा, हमेशा मोलार मास किस में आता है, हार्ड नहीं है, देखो कुछ कुछ चीजें याद रखते जाओ बस, और कुछ नहीं, मोलार मास। लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन देखो, कहीं भी तुमको ऐसा कोई पैरामीटर दिया कि जो ग्राम में है, सब किलोग्राम में है, देखो ना, दिख रहा है ना किलोग्राम, तो किलोग्राम बनाएंगे, ग्राम को किलोग्राम कैसे बनाते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ना, तो 1 ग्राम 10, बहुत सिंपल है, याद रखो, कुछ कुछ चीज याद रखो। मोलार मास हमेशा किस में आएगा, इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा हमेशा। अगर तुमको ग्राम को बनाना है किलोग्राम तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, मल्टीप्लाई कर देने का 10⁻³ से, सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। बोलो इतना ग्राम पर मोल है, मुझे किलोग्राम में चाहिए, तो 18 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, समझा, बस। चलो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ, फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, बोलो क्या फॉर्मूला है, वही ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोलो क्या था, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2, यही फॉर्मूला लगने वाला है, अप्लाई करते हैं फटाफट। चलो सेकंड पॉइंट, फॉर्मूला अप्लाई कर, हमको क्या निकालना है, तो M2 का फॉर्मूला बताओ यहाँ से जरा, M2 चाहिए तो M2 का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ ना, बनाने आता है ना M2 का फॉर्मूला, M2 इधर भेजो, बाकी सब हटा दो यहाँ से, पहले हटाओ सब चीज़, M2 इधर भेज रहे हैं, देखो ऊपर क्या क्या है, W2 है, M1 भी है ना, इधर से क्या भेज रहे हैं, P10 भेज रहे हैं, ऊपर से क्या नीचे लेके आ रहे हैं, P10 माइनस P1, M2 चाहिए ना, M2 इधर भेज दो, दोनों बाकी है, ठीक है, इंटू में, बराबर ना, अरे जो चाहिए पहले वो अलग कर लो ना, M2 इधर भेज दिया मैंने, बन गया, बस वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा, सब है मेरे पास, खाली सॉल्व करना है। ओके, बोलो M2 का जो फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, P10 का वैल्यू कहाँ गया, P10 28.065, हाँ, mm ऑफ Hg, ठीक है। यूनिट के, एक बात याद रखना, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम यूनिट के साथ सॉल्व होता है, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में यूज करना पड़ता है, mm ऑफ, बराबर, ये क्या है, P10 का वैल्यू है ना, आगे W2 13 × 10⁻³ kg, यूनिट लिखो, यूनिट लिखना पड़ता है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, केमिस्ट्री में हमेशा यूनिट लिखते हैं, एकदम राइट आंसर आएगा, बराबर, अगर यूनिट लिखो तो एकदम राइट आंसर आएगा, इनटू M1 भी है, M1 निकाला था शायद ना, 18 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, बराबर, द होल अपॉन P10 माइनस P1 कितना है, कर लेते हैं क्या, P10 माइनस P1 है ना, तो P10 कितना है, 28.065 माइनस P1 कितना है, 27.371 ना, 4 16 9 7 ना, 6 माइनस 7 9 माइनस 3, बाकी लोग चेक भी करो, जरा चेक भी करो, चेक 0 बस ना, 0 पॉइंट चेक किया, 0.694 चेक भी कर लो एक बार, बराबर, कर लो, इतना जल्दी हो जाना चाहिए। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, P10 का यूनिट क्या था, mm ऑफ Hg, P1 का यूनिट क्या था, दोनों को माइनस किया, जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या रहेगा, mm ऑफ Hg, प्रेशर को प्रेशर से माइनस किया, प्रेशर ही मिलेगा ना, तो मुझे मिला कितना है, 0.694 mm ऑफ Hg, समझा, ये P10 माइनस P1 का आंसर है, W1 का आंसर
कहाँ गया, हाँ 0.1 kg। समझा अभी तक क्या किया है? सबसे पहला काम यूनिट उठाओ, यूनिट उठाओ, हाँ जितना भी यूनिट दिख रहा है उसको हटाने का ट्राई करो। mm of hg, mm of hg। एक बात देखो, पहले बता दो, जरा ध्यान दो, m2 है, m2 है, m1 का यूनिट क्या था? m1 का मैंने जो निकाला किलोग्राम पर मोल, एक्चुअल में आता ग्राम पर मोल में, बट बनाया क्या हम लोग ने? तो m2, m मतलब मोलार मास है। जब एक मोलार मास पुट किया तो किस में पुट किया? तो जो दूसरा तुम लोग मोलार मास निकाल रहे हो वो तुमको किस में मिलेगा? उसमें मिलेगा। तो अंदर सिर्फ क्या बचना चाहिए? किलोग्राम पर मोल, बाकी सब उड़ना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो ही तुम लोग राइट करने तो रॉन्ग हो जाएंगे। किलोग्राम किलोग्राम गया, क्या बचा? सही जा रहे हैं? मालूम पड़ता है सही जा रहे कि नहीं? समझा? इजी है। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 10 to -3, 10 to -3 -6 ना, बोलो नंबर क्या क्या? अब नंबर है हट गया यूनिट, बोलो 28.065 इंटू 13 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिनो, हाँ वो लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में याद रखो, हाँ मुझे लॉग लगाना है पहली बात, तो मुझे क्या लगाना है? लेकिन तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके रखो, हाँ क्योंकि ये पॉसिबल है। लॉग लगाने के लिए कोई भी नंबर 0 पॉइंट मत रखो, समझा? नीचे जो भी नंबर उसको छोटा ही रखो, पॉइंट को एक स्टेप आगे लेके आओ, एक स्टेप आगे लेके आओ, 6.94 बन जाएगा। मैंने पॉइंट को एक साइड लेफ्ट राइट में लिया ना, मैंने पॉइंट को एक साइड किस में लिया? राइट में। एक स्टेप राइट में लिया तो तुमको 10⁻⁻1 लिखना पड़ता है नीचे, यहाँ जहाँ पे लिया। इधर एक स्टेप राइट में लिया, इधर भी एक स्टेप राइट में लो, इधर 10⁻⁻1 इधर 10⁻⁻1, टोटल नीचे कितना आएगा? 10⁻²। यूनिट बताओ क्या था? किलोग्राम पर मोल ना। ये 10⁻² यहाँ से जाएगा, 10⁻4 अभी बचा है तुम्हारे पास। अब लॉग लगाऊंगा, पहले ये बताओ मल्टीप्लाई करके आया कितना? कितना? सब लोगों ने चेक किया? बराबर ना? 065 इंटू 234 अपॉन क्या है हमारे पास? 6.94, बराबर ना? 1 से एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई। हाँ एक बचा हुआ है इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल, बराबर है? सही है। किसका आंसर है? m2 का। एग्जाम में याद रखना, डायरेक्ट आंसर लिख दिया रॉन्ग मिल जाएगा, डायरेक्ट उड़ा देंगे मार्क्स, लोग देंगे नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है। अगर तुमने कहीं से भी कैलकुलेशन करके लिख दिया नहीं मिलेगा मार्क्स तुमको, इधर तक कई मार्क्स मिलेगा। उनको दिखना चाहिए कि तुम लोगों ने लॉग से सॉल्व किया, ये रूल है, ये रूल है तुम्हारा पेपर चेकिंग करने के टाइम पे। अगर लॉग से कैलकुलेशन दिखा तो ही तुमको फुल मार्क्स मिलेगा मैथ्स इसमें, सब में, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है। जहां तक स्टेप लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा, वहां तक स्टेप का ही मार्क्स मिलेगा बस, समझा? तो कैलकुलेशन किससे होना चाहिए? भूल जाओ, सिर्फ लॉग में आओ, लॉग बुक ओपन करो। लॉग मालूम है क्या होता है? मालूम है क्या? ऑलरेडी पढ़ाया भी 11th में, फिर से एक बार। लॉग सिर्फ तब लग सकता है, मेरा लॉग अप्लाई करने का कुछ रूल है, न्यूमरेटर का नंबर हमेशा डिनोमिनेटर के नंबर से बड़ा होना चाहिए, बराबर? और कभी भी 10 का पावर लॉग में यूज नहीं हो जाता ना, नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो सुनो, हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन, आवाज मत करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, बराबर? दोनों साइड लॉग ले, याद रखना लॉग इंटू को प्लस बना देता है ना, और डिवाइड को माइनस, मालूम है ना? इंटू को प्लस और डिवाइड को, ध्यान दो, लॉग ले लिया है, बोलो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ m2, इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, इधर इंटू दिखाई दे रहा है, इंटू दिखाई दे रहा है, लॉग इंटू क्या बनाता है? प्लस कर दो, बोलो क्या आएगा? लॉग ऑफ 28.065 प्लस लॉग, लॉग अलग से आएगा, लॉग ये लॉग वो प्लस है, बोलो क्या? लॉग 234, पावर इंक्लूड नहीं होता है, जो डिवाइड में वो किस में आ जाता है? बताया ना, इंटू को लॉग बनाता है प्लस और डिवाइड को माइनस, माइनस बोलो क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ 6.94, एक हमारे पास नंबर है यहाँ पे 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल, ठीक है, बराबर ना? लॉग निकालते कैसे वो सुनो, इधर देखो, गिनते हैं कि पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है, डिजिट 2 है, एक कम कर दो, एक 1 पॉइंट लिखते हैं, बराबर? 28 का 0 का, ये 5 से एक बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, राउंड ऑफ किया तो 28 का 0 का 7 चेक करो जरा, 28 मालूम है? 28 पहले फर्स्ट कॉलम में 28 देखते हैं, बराबर? और ऊपर 0 देखते हैं, फिर 7 देखते हैं, जरा देखो मेन डिफरेंस लगे यहाँ पे, मिला? मिला? मालूम है कैसे देखते हैं? नहीं मालूम है? इधर देखो, देखो ये दिख रहा है 28, ये वर्टिकल कॉलम में तुमको लॉग में कहीं तो तुमको यहाँ पे दिखाई देगा 28, यहाँ पे बराबर 28, फिर 4 ही डिजिट का लॉग निकलता है, फिर यहाँ पे तुम कहीं तो ऊपर 0 दिखाई देगा, बराबर? फिर मेन डिफरेंस में इधर किधर तो तुमको दिखाई देगा 7, बराबर? 7, तो ये दोनों मैच कराओ, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा तुमको, ये नंबर को प्लस कराओ ये वाले नंबर से, यहाँ के नंबर से 7 में जो आता है,
ये दोनों नंबर प्लस हो जाना चाहिए और जो भी आंसर है वो तुम्हारा आंसर रहेगा। ऐसा करो, देखो 28 का जीरो में कौन सा नंबर आ रहा है? 28 के जीरो में 4472 आ रहा है और वो 7 का मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। प्लस कर लो 44, समझा कैसे निकाला? समझा, इजी है। तो 28 का जीरो का 7 कितना आया? बोलो बोलो 44, शॉर्टकट मारने का, ज़्यादा घुमाने का नहीं। प्लस में दूसरा लॉग है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, इतना दिमाग चलना चाहिए। टोटल 234 मतलब 234.0, पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है? 3 है। एक कम करो 2 पॉइंट ना, 2 पॉइंट, पहले 2 फिर 1 फिर 1, पहले 2 फिर 1 फिर 1 ना, तो पहले 23 फिर 4, ऐसे ही 23 का इधर 4 कीजिए तो तुमको मिलेगा। मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है। 23 का 4 3692, चेक करो मिला क्या? क्या देख रहे हो तुम लोग? 23 का 4, चेक करो, प्रैक्टिस इधर से ही होने वाला है। 23 का 4 मिला कितना? 3692। माइनस में इधर है, ये देखो पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है? 1 है ना, जितना भी डिजिट रहता है कम करते हैं। 1 - 1 0 ना, 0 ना, तो 0 आएगा। 0 पॉइंट में जो भी आंसर आएगा, पहले 2 डिजिट फिर 1 डिजिट ना। देखो जब 2 डिजिट देंगे तो पॉइंट नहीं देखने का, 2 डिजिट फिर 1 डिजिट। 69 का 4, 69 का 4 कहीं तो मिलेगा तुमको, मिल रहा है ना सबको? 69 का 4 कितना है? 8414। देखो मिला क्या सबको? देखो चेक कर लो, आना चाहिए सबको। मिल रहा है? प्रॉपर है? ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ये दोनों को प्लस करो, जल्दी बताओ फटाफट। 5 17 11 8 पॉइंट, चेक भी कर लो तुम लोग, चेक भी कर लो जरा, इसको चेक कर लो जरा कितना कितना आता है, देख लो, क्योंकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बराबर है? हाँ, अब बताओ हमारे पास क्या क्या बचा है। लॉग ऑफ m2 का जो आंसर है, लॉग ऑफ m2 के आंसर में, हाँ प्लस करो इसको, 1448, बराबर ना। लॉग m2, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, लॉग m2 के आंसर में ये माइनस ये वाला पार्ट है ना, मतलब क्या है? 3.8175 माइनस क्या है? 0 पॉइंट करके बिलवा 0.8414 करो। और यहाँ पे भी सब लोग बताओ जरा आंसर। इनटू क्या है हमारे पास? 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल ना। माइनस करो, बताओ 1 6 7 ना, 11 11 - 4 7 ना, 7 से 8 जाएगा नहीं, 2 17 9, चेक करो, बराबर है। तो लॉग ऑफ m2 का आंसर कितना आ रहा है? 2.9761 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल। अगर लॉग का आंसर तुम्हारा एक नंबर आ चुका है ऐसा, यहाँ पे रुक जाओ, वो एंटी लॉग लेते हैं अभी, समझा? अभी एंटी लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग 80 लॉग, 80 लॉग समझ लो, 80 लॉग मतलब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, मालूम है ना। लॉग जहाँ पे है, अगर मैं वहाँ पे एंटी लॉग ले लूँ तो एंटी लॉग को कैंसिल कर देता है। फिर भी लिख के बता देता हूँ, 80 लॉग ऑफ, 80 लॉग मतलब एंटी लॉग ऑफ LHS कौन था? लॉग ऑफ m2 ना, इधर लिया एंटी लॉग, इधर भी लो एंटी लॉग। 80 लॉग ऑफ, बोलो क्या? 2.9761 इंटू, कभी इंक्लूड मत करना इसको, 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल ना। एंटी लॉग को कट कर देगा, क्या बचा? m2 तो हमको चाहिए। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो सुनो। एंटी लॉग में स्टार्टिंग में पॉइंट के पीछे का नंबर यूज नहीं करते, जैसे यहाँ पे यूज किए थे, इधर उल्टा है, इधर पॉइंट के आगे का नंबर। एंटी लॉग का पेज अलग होता है, चेक निकालो। 0.97 का 6 का 1 चेक करो, चेक करके रखा है 94, देख लो 0.97 का 6 का 1 मिला। 0.97 होना था एंटी लॉग में, मिला कितना? 949464, बराबर है। ध्यान दो, इसके बाद कैसे किया जाता है, इधर सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अगर तुमको ये मिल गया नंबर तो यहाँ पे ध्यान दो। पॉइंट के पीछे का नंबर देखो क्या है? 2। इधर पॉइंट के पीछे जो भी डिजिट है उसमें एक कम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के पीछे जो नंबर है उसमें एक बढ़ाते हैं, 2 में बढ़ा दो, तो यहाँ से 3 डिजिट का पॉइंट डालेंगे, समझा? और वो जो नंबर था बाकी का लिख दो, इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मोल। थोड़ा सिस्टमैटिक लिखो, पॉइंट को 2 स्टेप अंदर लेके आ जाओ। बोलो m2 का आंसर -4, ये 2 स्टेप अंदर आएगा ना, हमेशा ऐसे होता है ना आंसर,
1 नंबर का पॉइंट होता है। तो -4 में से -2 दे दो और 2 स्टेप अंदर लेके आओ, बोलो कितना आएगा 9.464 2 गया, बोलो इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल, समझा ना, समझा। अगर ग्राम पर मोल में करना है तो -3 रखना वहाँ पे, 94.64 ऐसा हो जाएगा ना वहाँ पर, बराबर ना। तो ये तुम्हारा आंसर है, बराबर। समझा कैसे सॉल्व किया है? देखो हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन है, हार्ड थोड़ी है। समझना तो बहुत ईजी है और बाकी तो पूरा कैलकुलेशन में गेम है, जितना भी है हार्ड नहीं लगा रहेगा ना, इजी है, सब समय ऐसा ही है जितना भी है। और केमिस्ट्री का सम बहुत इजी होता है अगर प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। अगर तुमको देखो, तुमको मानो इजी क्यों लगा, क्योंकि तुमको डेटा पहचानने में आ गया। अगर तुमको यही समझ में नहीं आता तो आगे सॉल्व ही नहीं होता था, समझा ना। इसके लिए वो थियरी पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। एक बार थियरी कंप्लीट हुआ तो कोई भी सम वेपर प्रेशर का सॉल्व हो सकता है, समझा है। अब इसमें तुमको कुछ होमवर्क दे दूंगा ग्रुप में, तो वो तुम लोग करके आ जाओ। इस पे होमवर्क रहेगा वेपर प्रेशर के सम्स पे, तो घर पे से जैसे मैंने सॉल्व कराया है याद रखना, यूनिट के साथ सम सॉल्व करने का फॉर्मूला अगर जैसा मैंने किया सेम एग्जैक्ट वैसे ही करो, बराबर, ठीक है।